इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम 2022 कार्यक्रम का समापन हुआ। इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम ने डिजिटल विश्व में भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में 60 देशों ने भाग लिया। इससे पहले भारत ने इंडिया स्टैक .ग्लोबल पोर्टल भी लॉन्च किया था। यह पोर्टल इंडिया स्टैक पर उपलब्ध सभी प्रमुख परियोजनाओं का एकल भंडार है। इंडिया स्टैक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स रिपॉजिटरी में योगदान करने के लिए इसे वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। इंडिया स्टैक के बारे में इंडिया स्टैक ओपन एपीआईज और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य संपूर्ण आबादी के स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रकट करना है। एपीआई का अर्थ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। इंडिया स्टैक में आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, कोविन, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, उमंग ऐप, दीक्षा पोर्टल आदि के एपीआई शामिल हैं। इंडिया स्टैक के लाभ: यह सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। इससे देश की जटिल समस्या को हल करने में सहायता प्राप्त होगी। इन समस्याओं में उपस्थिति रहित, कागज रहित और नकदी रहित जैसी सेवाओं के वितरण से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। यह गवर्नेंस में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी। साथ ही इससे डिजिटल सेवाओं के सभी नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाकर ईज ऑफ लिविंग में सहायता प्राप्त होगी। यह वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि के लिए उत्पादों के निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देगा। डिजिटल पब्लिक गुड्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड और ओपन कंटेंट है। ये गोपनीयता तथा अन्य लागू कानूनों और सर्वोत्तम प्रणालियों का पालन करते हैं। ये कोई हानि नहीं पहुंचाते और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रक योजना, चलिए यहाँ पर ये भी तो है। उपस्थित रहित सेवाएं, इंडिया स्टैक की 4 तकनीकी सेवाएं। उपस्थिति रहित सेवा, इसमें एक सार्वजनिक बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान लोगों को देश में कहीं से भी किसी भी सेवा को प्राप्त करने की अनुमति देती है। कागज रहित सेवा, इसमें किसी व्यक्ति के डिजिटल पहचान के साथ डिजिटल रिकॉर्ड बदलते रहते हैं। इससे भारी मात्रा में कागजी कार्य और उनके रखरखाव की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नकदी रहित सेवा, इसमें भुगतानों को सर्वसुलभ बनाने के लिए देश के सभी बैंक खातों और वॉलेट के लिए एक ही इंटरफेस होता है। सहमति आधारित सेवा, यह स्तर डेटा के लिए बाजार को लोकतांत्रिक बनाने हेतु डेटा को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। ये हमने पढ़ा इंडिया स्टैक के बारे में। चलिए, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रक योजना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत 38 डिस्कॉम्स ने 1.9 ट्रिलियन रुपयों हेतु पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा किया। RDSS एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स, विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसके लिए यह योजना निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करती है। इसके तहत डिस्कॉम्स को पहले चरण में नुकसान में
कमी लाने वाले पहलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरे चरण में प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। डिस्कॉम्स विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। डिस्कॉम्स से नकदी प्राप्त होती है, इसी प्रकार यह विद्युत उत्पादन और ईंधन आपूर्ति तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का पोषण करती है। RDSS के उद्देश्य में शामिल है। सभी डिस्कॉम्स में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक, एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&C हानियों को वर्ष 2024 से 25 तक घटाकर 12.15% करना। वित्त वर्ष 2025 तक विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर को कम करके शून्य तक करना। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं। भाग ए, इसके तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, मीटरिंग तथा विद्युत वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे का उन्नयन। भाग बी, इसके तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा अन्य आवश्यक एवं सहायक गतिविधियां शामिल हैं। डिस्कॉम्स द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे: बुनियादी ढांचे की उच्च लागत, अपर्याप्त और अनियमित राजस्व की प्राप्ति, परिचालन संबंधी अधिक हानि तथा अत्यधिक बकाया एवं ऋण का अनियंत्रित स्तर। ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने MNRE ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति पत्र जारी किया। ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए नवीकरणीय रणनीति पत्र जारी किया। तटवर्ती पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन के समान प्रतिस्पर्धी बन गई हैं। इसके विपरीत अपतटीय पवन ऊर्जा का दोहन उपयुक्त स्तर तक नहीं पहुंच सका है। इस रणनीति पत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के 3 मॉडल्स का उल्लेख किया गया है। पहले मॉडल के अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए बोलियां आमंत्रित की जाए जहां राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने अध्ययन किया, जैसे खंबात की खाड़ी। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक संस्थान है। दूसरे मॉडल में ऐसे ब्लॉक्स को शामिल किया जाए जहां विकासकर्ता अपने स्तर पर अध्ययन कर सके। तीसरे मॉडल में NIWE उन बड़े अपतटीय ब्लॉक्स की नीलामी करेगा जो पहले 2 मॉडलों में शामिल नहीं हैं। ठीक है। अपतटीय पवन ऊर्जा के लाभ: परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता जैसी समस्या नहीं आती, वायु के प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती है। यह तटवर्ती पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक सक्षम होती है, अधिक समय तक ऊर्जा की उपलब्धता रहती है आदि। अपतटीय पवन ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां: संसाधनों का विशेषीकरण, समुद्र के नीचे केबल बिछाना, टरबाइन का आधार स्थापित करना, लॉजिस्टिक्स सहित टरबाइनों का इंस्टॉलेशन, इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ कारगर रूप से जोड़ना आदि। ठीक है। अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए आरंभ की गई प्रमुख भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा को सुगम बनाना। फोविंड, यह परियोजना अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन करती है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015। इस नीति की घोषणा बेसलाइन से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील की दूरी तक अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के लिए की गई है। बेसलाइन से लेकर समुद्र में 200 नॉटिकल मील की दूरी तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के बारे में: भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है। MNRE ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। फोविंड, फैसिलिटिंग ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर लिया। वहां राजनीतिक अनिश्चितता व्याप्त हो गई और सरकार की अनुपस्थिति बन गई।
बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान में श्रीलंका सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके लिए भ्रष्टाचार, लोक लुभावन वाद, अनुचित ऋण या अप्रभावी निवेश और कोविड-19 जैसे कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, करों में कटौती। देखो, वर्ष 2019 में हुआ करों में कटौती, मूल्यवर्धित कर, वैट में कमी और राष्ट्र निर्माण कर सहित 7 अन्य करों की समाप्ति से सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। ठीक है, 2020 रेटिंग डाउनग्रेड होना और महामारी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने से के कारण श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच बाधित हुई। इसके अलावा महामारी के कारण पर्यटकों के आगमन, बेशक आदि में कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया। 2021 में क्या हुआ? रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध। रासायनिक उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों पर आयात प्रतिबंध के कारण चाय, काली मिर्च, सब्जियों आदि जैसी फसलों की उपज में भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही चावल और अन्य मुख्य खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ गई। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतें, विशेष रूप से तेल और खाद्य कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, उदाहरण के लिए मट्टाला राजपक्षे हवाई अड्डे और हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण चीन से लिए गए ऋण से किया गया। ये दोनों परियोजनाएं अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई। इसके अतिरिक्त लागत की तुलना में राजस्व की बहुत कम प्राप्ति हुई है। इस प्रकार ऋण का बोझ और अधिक बढ़ गया। भारत पर प्रभाव। भारत के लगभग 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो का प्रबंधन कोलंबो बंदरगाह के माध्यम से होता है। वर्तमान में भारत के कंटेनरों का कोलंबो बंदरगाह पर कोई प्रबंधन नहीं हो रहा है। श्रीलंका की सबसे बड़ी संख्या में लोगों का भारत की ओर पलायन हो सकता है। इससे भारत में मानवीय और शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। साथ ही आरबीआई ने श्रीलंका के साथ किए जा रहे व्यापारिक लेनदेन सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेनों के निपटान हेतु अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लेनदेन का निपटान एशियाई समाशोधन संघ प्रणाली के बाहर किसी भी स्वीकृत मुद्रा में किया जा सकता है। इस प्रकार का निपटान अगली अधिसूचना जारी होने तक किया जाता रहेगा। एसीयू पहले वर्ष 1974 में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने शुरू किया। एसीयू का उद्देश्य बहुपक्षीय आधार पर पात्र लेनदेन के लिए सदस्य देशों के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार यह भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के किफायती उपयोग और हस्तांतरण संबंधी लागत में कमी को संभव करता है। एशियाई मौद्रिक इकाई एशियाई समाशोधन संघ का साझा यूनिट ऑफ अकाउंट है। इस मौद्रिक इकाई को एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो और एसीयू येन के मूल्य वर्ग में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधीय चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2022 का प्रारूप जारी किया। इस विधेयक में बदलती ज़रूरतों और तकनीकी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सख्त विनियामकीय दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। यह विधेयक पारित होने के बाद वर्ष 1940 के औषधि और प्रसाधन संबंधी अधिनियम का स्थान लेगा। भारत विश्व में चिकित्सा उपकरणों के शीर्ष 20 बाजार में शामिल है। इस बाजार का मूल्य वर्ष 2020 के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। इस प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषता निम्न है। इसमें क्लिनिकल ट्रायल, ओवर द काउंटर दवाएं, दवा निर्माताओं, चिकित्सा उपकरणों, नई दवाओं, जैव उपलब्धता अध्ययन, बायो अवेलेबिलिटी स्टडी, नई दवा की जांच और आयातित नकली दवाओं के लिए नई परिभाषा तय की गई है। राज्य और केंद्रीय स्तर पर दवा प्रयोगशालाओं की तरह चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन फार्मेसी और चिकित्सा उपकरणों के लिए विनियमन का प्रावधान किया गया है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नैदानिक परीक्षण के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति प्रदान आवश्यक होगी। सुझाव देने के लिए एक अलग औषधि प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड और चिकित्सा उपकरण और तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।
केंद्र जनहित में किसी एक चिकित्सा उपकरण का निर्माण या आयात के लिए आवश्यक नैदानिक परीक्षण नहीं करने की अनुमति दे सकेगा। दवाओं के नैदानिक परीक्षण के दौरान चोट लगने या मृत्यु के मामले में कारावास और मुआवजे का प्रावधान किया गया है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा, ऋग्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की नवीन औषधियों के विकास में सहायक होगा। ईरान ने एक सुरक्षित स्थल पर नए सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित के साथ यूरेनियम को 20% तक संवर्धित किया। 20% तक संवर्धित किया। ईरान ने एक सुरक्षित स्थल पर एक नए सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित के साथ यूरेनियम को 20% तक संवर्धित किया। ठीक है, ईरान ने अपने फोर्डो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने परिष्कृत सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया है। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग संवर्धित यूरेनियम की उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA की शर्तों के तहत ईरान यूरेनियम का 3.67% से अधिक संवर्धन नहीं कर सकता। उसे केवल रिएक्टर अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के मामले में ही छूट दी गई है। ठीक है, JCPOA पोपफेम। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से ईंधन विकसित किया। इस ईंधन को पोपफेन नाम दिया गया। पोपफेम से तात्पर्य पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर से है। यह एक नया ईंधन अणु है। इसे साइक्लोप्रोपेन रिंग्स के साथ सेट्स से बनाया गया है। साइक्लोप्रोपेन प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। यह बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक कुल से संबंधित होता है। इसमें 3 कार्बन युक्त रिंग होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 अन्य तत्वों ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ संयोजन करता है। पोपफेम में 50 मेगाजूल से अधिक ऊर्जा घनत्व पाया जाता है। यह पेट्रोल के जरिए 32 मेगाजूल और RP1 केरोसिन आधारित रॉकेट ईंधन के लिए 35 मेगाजूल की तुलना में अधिक है। इसका पोपफेम यही गुण इसे आदर्श रॉकेट ईंधन बनाती है। रेड पांडा। पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को वनों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। रेड पांडा स्वभाव से शर्मीले, एकांत प्रिय और वृक्षों पर रहने वाले जीव हैं। इन्हें परिस्थिति परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। ये भोजन के लिए मुख्य रूप से बांस पर निर्भर रहते हैं। रेड पांडा की लगभग 50% आबादी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में यह जीव सिक्किम राज्य पशु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है। भारत में रेड पांडा की 2 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये उप प्रजातियाँ हिमालयी रेड पांडा एलुरस फुल्गेंस और चीनी रेड पांडा एलुरस एस्ट्रेयानी। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, ऊष्माद्वीप प्रभाव। विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऊष्माद्वीप प्रभाव इसमें दिख नहीं रहा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव दिल्ली में कम वर्षा होने का एक कारक हो सकता है। शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव तब पैदा होता है जब कोई शहर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म तापमान का अनुभव करता है। यह घटना तब होती है जब किसी शहर के प्राकृतिक भू आवरण को सघन कंक्रीट से हटा दिया जाता है। यह कंक्रीट ऊष्मा को अवशोषित करती है और उसे मुक्त नहीं करती है। यह प्रभाव ऊर्जा लागत, उदाहरण के लिए एयर कंडीशनिंग, वायु प्रदूषण के स्तर और गर्मी से संबंधित रोगों तथा मृत्यु दर को बढ़ाता है। इसी रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। इमारतों, फुटपाथों आदि पर अधिक परावर्तक ग्रे कोटिंग का इस्तेमाल करना, शहरी घरों की छतों पर उद्यान लगाना, प्रवेश निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना आदि। ठीक है, प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए तकनीकों के विकास हेतु प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है। इससे चैलेंज में प्याज की कीमतों को घटाने और नुकसान को कम करने वाले समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए छात्रों, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स को आमंत्रित किया गया। यह एक चिंतनीय विषय है कि भंडारण के दौरान लगभग 3.40% प्याज नष्ट हो जाती है। ठीक है। जीरीबाम इम्फाल रेल लाइन। ठीक है। हाल ही में मणिपुर में हुए भूस्खलन ने जीरीबाम इम्फाल रेल लाइन परियोजना को नुकसान पहुंचाया है। इस परियोजना की लगभग 111 किलोमीटर है। इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसके तहत पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल को असम सीमा से निकट मणिपुर के जीरीबाम जिले से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के वर्ष 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। इसमें एक 12 किलोमीटर की सिंगल ट्यूब टनल सहित 46 सुरंगें हैं। नोनी ब्रिज भी इस परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इससे इस क्षेत्र में वाणिज्य और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मणिपुर की अधिकांश आबादी इम्फाल क्षेत्र में रहती है। ठीक है, इम्फाल क्षेत्र में रहती है।